हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीटी केमिस्ट्री में। मैं भारतेंद्र त्रिपाठी आपके लिए लेकर आया हूँ इनऑर्गेनिक का चैप्टर जो कि हमने आपको पढ़ाया था। पिछली क्लास में हमने आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था और हमने कुछ आपको सवाल बताए थे और यहाँ पे हमने कुछ पुराने पूछे गए सवाल हल किए थे। तो आज का जो क्लास है उसमें हम आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था और हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो गोलाकार होते हैं, जिसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और वहाँ हमने कुछ आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जहाँ चक्कर लगाता है उसे हम कोश कहते हैं या सेल कहते हैं, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का मतलब जैसे देखिए, पहला सेल हुआ, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, चौथा सेल हुआ। और हमने आपको क्वांटम संख्या में बताया था कि जितने सेल होंगे उतने ही सब सेल होंगे। जैसा कि अगर एक सेल है तो उसमें एक सब सेल होगा, दो सेल है तो उसमें दो सब सेल होंगे, तीन सेल है तो उसमें आपका तीन सब सेल होगा। फिर हमने बताया था कि जो कोश होते हैं वो उपकोश से मिलकर बने होते हैं और उपकोश हम अभी चार प्रकार के पढ़ते हैं। होने को तो जी भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें केवल चार ही पढ़ना है। तो एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। और हमने आपसे कहा था कि इन सभी उपकोशों के एल का मान आप याद रखें। अब ये देखिए कितना जरूरी है, अभी आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। फिर हमने आपसे ये बताया था कि जो उपकोश होते हैं वो कक्षक से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं कक्षकों में होता है इलेक्ट्रॉन। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। वितरण का अर्थ होता है बांटना। अब हमें इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में बांटना है तो बांटने के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों, कानूनों को हम यहाँ आज पढ़ेंगे। और वितरण के पहला नियम जो है वो बहुत ही फेमस नियम है, अफबाउ का सिद्धांत। जैसा कि आपको पता होगा, न पता हो तो हम आपको बता दें कि जो अफबाउ है ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक जर्मन का शब्द है जिसका की अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना। अब इस कानून में हमें क्या सीखते हैं, तो ये कानून बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न उपकोशों में, यहाँ देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, उपकोशों में इलेक्ट्रॉन उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम के अनुसार भरे जाते हैं। देखिए, बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम के अनुसार भरे जाते हैं, मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम है, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा उससे अधिक है। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस उपकोश की ऊर्जा कम है, किस उपकोश की ऊर्जा अधिक है। तो इसको पता करने के लिए एक नियम होता है जिसे हम N+L का रूल कहते हैं। वही जो हमने आपको पढ़ाया था कि हम NLX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां N का मतलब होता है कोश, L का मतलब होता है उपकोश और X का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अफबाउ के नियम को N+L का भी नियम कहते हैं। अब ये N+L का नियम क्या है तो हम बता दें, इसी के अनुसार ही हम कक्षकों की ऊर्जा का पता लगाते हैं। N+L का मान ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा होगी। अभी हम आपको सवाल के माध्यम से निकाल के बताएंगे कि कैसे हम तुलना करते हैं कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है। तो चलिए आइए आपको हम थोड़ा दिखाते हैं सवाल के माध्यम से और हम आपको N+L का रूल बताते हैं। देखिए, जैसे हमें यहाँ पर पता करना है कि 4s और 3d में किसकी ऊर्जा कम और किसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो देखिए, इसको हम NL
x से इसकी तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर n का मान कितना है 4 और यहाँ n का मान कितना है 3, यहाँ l का मान। अब देखिए l का मान किसके लिए हम लिखते हैं s के लिए, और हमने आपको बताया था कि s के लिए l का मान कितना होता है 0। अब बताइए n प्लस l आपका कितना होगा, तो n है 4, l है 0, तो 4 प्लस 0 कितना हो गया आपका 4। अब देखिए यहाँ l का मान कितना है, तो बताइए d के लिए वहां देखिए l का मान कितना दिया हुआ है 2 और यही होता है। तो देखिए अब हम लिखेंगे n प्लस l की जगह कितना लिखेंगे हम, बताइए यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। तो हमने आपको बताया जिसके n प्लस l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो यहाँ इसके n प्लस l का मान अधिक है, इसलिए 3D की ऊर्जा 4s से क्या होगी अधिक होगी। अतः हम पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन 3D में भरेंगे। अब इस सवाल को आप देखिए और यहाँ जब आप करेंगे तो यहाँ n का मान कितना होगा 4 और d है तो l की वैल्यू कितनी होगी 2, और यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी होगी 5 और l की वैल्यू कितनी होगी, p है p के लिए कितनी होगी 1। अब यहाँ जब हम लिखेंगे n प्लस l अर्थात 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, और यहाँ हम लिखेंगे n प्लस l की वैल्यू तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। यहाँ देखिए हम एक चीज देख रहे हैं कि जब हमने n प्लस l का वैल्यू निकाला तो दोनों के n और n प्लस l की वैल्यू क्या रही है सेम। तो देखिए यहीं पर आता है n प्लस l का सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हमें तभी लगाना है जब हम फर्स्ट रूल न लगा पाए, और सेकेंड रूल कहता है कि यदि n और l के मान समान हो तो केवल हम n के ही आधार पर ऊर्जा का पता लगाते हैं, और हमने कहा जिसके n का मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी अधिक होगी। और हमने यहाँ सावधानी के लिए लिख दिया कि ये आपको तभी लगाना है जब n प्लस l का मान हम न लगा सके, मतलब n प्लस l के मान से हम ये न पता कर पाए कि किसकी ऊर्जा अधिक है। अब देखिए जैसे इस सवाल में n और l का मान क्या रहा है सेम, तो यहाँ हम नहीं पता कर सकते ना कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है, तब हम कौन से नियम का सहायता लेंगे सेकंड नियम का, और सेकंड नियम कहता है जिसके n का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो यहाँ पर 5p के n का मान ज्यादा है इसलिए इसकी ऊर्जा अधिक होगी। और ऐसे ही सवाल मानिए आप ऐसे ही सवाल आपके जेईई मेंस में आते हैं, तो आइए अब हम एक सवाल आपको जेईई मेंस का करा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको दो सवाल जो कि जेईई मेंस में आए हुए हैं, जो कि सीधा n प्लस l के रूल से संबंधित है। जो पहला सवाल है वो 2007 में पूछा गया है। देखिए इस सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, इसने कहा कि निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का समुच्चय परमाणु की अधिकतम ऊर्जा, मतलब आपको ये पता करनी है कि किस सेट की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। देखिए जो रूल है उसमें केवल काम किसका है n प्लस l का, मतलब हमें केवल n की वैल्यू देखनी है और l की वैल्यू देखनी है, और उसी से हमें डिसाइड करना है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी किसकी ऊर्जा कम होगी। तो चलिए यहाँ n और l के वैल्यू को ऐड करके देखते हैं तो कितना आएगा आपका 3 प्लस 1 कितना हुआ। यहाँ देखिए आप लिखते जाइए क्योंकि कुछ ऐसे मान होंगे जहाँ n प्लस l के मान क्या हो सकते हैं समान, और जब समान हो जाएंगे तब हम सेकेंड रूल लगाएंगे और उसके अनुसार जिसके n का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। फिलहाल सबसे पहले हम पहला रूल लगाएंगे जिसमें हमने क्या पढ़ा n प्लस l का रूल, तो जिसके n प्लस l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो देखिए यहाँ 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, यहाँ कितना है 3 प्लस 2 कितना हुआ यहाँ पे 5। अब यहाँ देखिए 4 प्लस 0 कितना आया 4, और यहाँ 3 प्लस 0 कितना आया 3। तो आप देख कर ही बता सकते हैं किसके n प्लस l का मान ज्यादा है b, और जो कि हमारा यही ऑप्शन क्या होगा एकदम करेक्ट। अब देखिए ये जो अगला सवाल है इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नहीं, बस
हम कभी कभी क्या होता है सीधा ऑप्शन से ही सवाल को सॉल्व करने लगते हैं और वहां हम कुछ फंस जाते हैं। वैसे इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं और जो नियम है, नियम से अगर हम सवाल में कहें तो ये सवाल थोड़ा अच्छा है। इसमें कहा है कि क्वांटम संख्याओं n व l के द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखिए इसने 4 दिए हैं और फिर आपसे क्रम पूछा है कि किसकी ऊर्जा कम, फिर उससे किसकी ज्यादा, फिर उससे किसकी ज्यादा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम एक एक की ऊर्जा निकालेंगे। पहले हम एक ही ऊर्जा निकालते हैं। तो यहाँ इन्होंने L प्लस L का मान कितना दिया है इन्होंने 4 प्लस 1 जो कि हमारा कितना आएगा 5। अब हम B की ऊर्जा निकालते हैं तो B की ऊर्जा हमारी कितनी आएगी, N प्लस L का मान हम निकालेंगे, कितना दिया है 4 प्लस 0 कितना आएगा 4। अब देखिए C की ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ n प्लस L की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे n प्लस L का मान तो 3 प्लस 2 कितना आया हमारा 5। और उसके बाद D की ऊर्जा, तो D की ऊर्जा हम देखेंगे कितनी आ रही है, n प्लस L का मान यहाँ पे कितना आ रहा है 3 प्लस 1 कितना हुआ आपका 4। अब देखिए यहाँ ऐसा सेट है कि दो के सेम हो रहे हैं, दो के सेम हो रहे हैं। तो हमने कहा पहले हम फर्स्ट रूल लगाएंगे और फर्स्ट के अनुसार कहेंगे कि जिसकी ऊर्जा, जिसके n प्लस L का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो यहाँ देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी किसकी आ रही है। अभी हम देखिए A और D इनका A और C इनका कितना आ रहा है 5। तो हमने लिखा A C। अभी इसमें हम बाद में कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में किसका अधिक होगा। और सेकेंड में हम देखेंगे किसका आएगा B और D। लेकिन हाँ हमें ये पता है कि जो A C है उनकी ऊर्जा B और D से क्या होगी अधिक होगी। अब देखिए हम तुलना करते हैं कि A और C में किसकी अधिक है। तो हमने कहा जब हम n प्लस L के मान से पता न कर पाए तो हमें किसका कौन सा रूल लगाना चाहिए, सेकेंड रूल, जो कि यह कहता है कि जिसके n का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो ये देखिए जो सेकेंड रूल है हम A और C में लगाएंगे। अब A और C में आप देख के बताइए किसके n की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि A में n की वैल्यू 4 है और C में n की वैल्यू 3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो A की ऊर्जा है वो C से क्या होगी अधिक होगी। अब बात आई B और D में देखें, क्योंकि इनका भी 4 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि B और D में किसके n की वैल्यू अधिक है। तो हम देखते हैं B की अधिक है तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, A की, फिर C की, फिर B की, फिर D की। अब देखिए इस ऑप्शन को आपको यहाँ मैच कराना है। तो देखिए इस ऑप्शन को थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है A की, C की, B की, सबसे कम D की। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब चलिए हम आपको कुछ और प्रश्न बाद में दे देंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का क्रम लिख के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाएंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। और जहां हम आपको परमाणु की त्रिज्या ये सब बताते हुए आपको आवर्त सारणी चैप्टर पढ़ाएंगे और जेईई मेंस में आए हुए ऐसे ही प्रश्न आपको देखिए कितने सरल प्रश्न है। अगर हमें केवल n प्लस L का मान आता है तो देखिए सब आए हुए प्रश्न बड़ी आसानी के साथ हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी हम आपको बता दें कि आपके किताबों में ये छपा हुआ होगा। जहां आप बाउ का नियम पढ़ते हैं, आप बाउ का सिद्धांत, वही आपको ऐसे सांप सीढ़ी की तरह कुछ बना हुआ दिखता है। तो आइए हम समझते हैं कि वो वहाँ पे क्यों बना है, उसका क्या अर्थ है। देखिए हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षकों में। अब देखिए जब हम वितरण करने जाते हैं तो हम n प्लस L का रूल लगा के ये देखते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा अधिक है। अब अगर ऐसे हम एक एक को चेक करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस लंबे प्रोसेस को बाउ सिद्धांत में इस प्रकार से दर्शाया गया है जिससे हम बड़ी आसानी से कक्षकों की ऊर्जा के क्रम को हम आसानी से याद कर सके और पढ़ सके। जैसा कि आपको पता होगा कि NLX, और हमने आपको बताया था कि जितने कोष होते हैं उतने ही उपकोष होते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए प्रथम कोष है तो प्रथम कोष में कितने उपकोष होंगे, केवल एक, तो हमने लिखा 1s।
हमने 1p नहीं लिखा क्योंकि 1p नहीं होता। अब सेकंड हमने कहा द्वितीय कक्षक में कितने उपकोष होंगे, तो 2 होंगे, s और p। ऐसे हम तृतीय में 3 लिखेंगे, चतुर्थ में 4 लिखेंगे, पंचम में हम 5 लिख सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कहां तक है, f तक, इसलिए हम f तक ही लिख रहे हैं। जैसे छठे कोष में कितने उपकोष होंगे, 6 होंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल केवल इतने ही लिख रहे हैं। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए हम एक तीर बनाते हैं। तीर में आप जानते हैं एक हेड होता है और एक टेल होता है। देखिए पहले हमने कितने को कट किया, थोड़ा आप ध्यान से देखते रहिए। यानी एक को कट करने वाले कितने तीर हैं, 2 तीर। अब देखिए 2 को कट करने वाले कितने तीर हैं, 2 तीर। 3 को ऐसे कट करने वाले कितने तीर होंगे, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। फिर ऐसे 4 को कट करने वाले कितने तीर होंगे, 2 तीर होंगे। हम इतने तक ही पढ़ेंगे ना तो करीब 100 कम से कम बड़े आसानी से हम 50-60 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, आपको हेड से अगले एरो के टेल से आपको जोड़ना है। अब देखिए आप कैसे जोड़ेंगे, ये इस तरीके से। देखिए आपने तीर ऐसे बनाया, फिर इसके हेड से इसके टेल को, 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 फिर इसके हेड से इसके टेल को। और आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऊर्जा का क्रम आ जाएगा। तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, 1s की। 1s के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2s, तो हमने लिख दिया उससे ज्यादा होगी किसकी, 2s की। 2s के बाद देखिए क्या आ रहा है, 2p। 2p के बाद क्या आ रहा है आपका, 2p के बाद 3s। 3s के बाद क्या आ रहा है, देखिए 3p। अब देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि 3p आया तो 3p के बाद 3d आएगा, जबकि देखिए 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s। यही देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होती है हमें। अब 4s के बाद हम किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3d में, और 3d के बाद हम किसमें भरेंगे, 3d के बाद देखिए 4p, 4p के बाद 5s, और ऐसे ही हम ऊर्जा के क्रम को याद कर लेते हैं। यही देखिए ऊर्जा का क्रम है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि S उपकोष में 1 कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अगर S उपकोष है तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, 2। P है तो 1 कमरे में 2, तो 3 कमरे में 6। देखिए +4 लगाइए, +4 लगाइए तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। ऐसे F में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 लगाइए तो कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ F में कितने कमरे होंगे, यानी कितने कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यही आप इतना याद रखिए। अब आप देखिए आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो चलिए अब आपके सामने हम मतलब जब भी आपके सामने सवाल आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, आपको इस ऊर्जा के क्रम को रखना है और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन हमको भरते चलना है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ही होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है, मतलब इन्हीं उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे, जैसे S है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम S को केवल कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, जितना ये धारण कर सकता है। तो S उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, अधिक से अधिक 2। ऐसे उसके बाद हम किसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, तो यहाँ पे भी कोई उपकोष है S, तो उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। और ऐसे ऐसे ही हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के वितरण को ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखिए जैसे हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो आपके सामने जैसे सवाल आता है तो आप सीधा इनके ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में कक्षकों को हम प्रस्तुत करेंगे। यानी हम पहले लिखेंगे 1s के बाद कौन सा कोष आएगा, सेकेंड, जिसमें होंगे 2s और 2p। ध्यान दीजिए इनको हम इसी ऊर्जा के क्रम में लिखेंगे जो हमने बाउ के सिद्धांत में पढ़ा था। और आप देखिए अभी आपको हम बताएंगे एक तरीका जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि हम इसे कहाँ तक लिखे भाई,
कब तक इसे लिखें कि हमारा काम हो जाए। जैसे हमने अभी यहाँ तक इसको लिख दिया। अब देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 11। देखिए ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि अधिकतर मास्टर कहते हैं कि आप 1 से लेकर 36 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखें, और हमने आपको बताया है कि परमाणु क्रमांक का ही मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, और किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए अगर कोई कह रहा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका अर्थ ये है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब उन्हीं इलेक्ट्रॉन का हम इसमें क्या करेंगे, वितरण करेंगे, और हमें पता है पहले नंबर पे आया S, ये आया तो हम इसको कितना देंगे 2। अब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अब बचे कितने 8, तो यहाँ लेके आए तो इसको हम कितना देंगे, ये फिर से S आया तो इसको हम कितना देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए था हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन 11, हमने कितनों का वितरण कर दिया 4, अब बचा कितना, तो हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में से P को हम कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 6, अब बचा फिर से S। देखिए अब है S, हम इसे दे कितना सकते हैं 2, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन लेकर कितने चले थे 11, जिसमें में से हमने 10 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, वितरण कर दिया। अब बचा कितना 1, तो इसकी क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, लेकिन हमारे पास 1 ही है तो 1 हम इसको दे देंगे। अब इसको हम मिटा देंगे, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए जैसे आपको कार्बन का लिखना है, तो जब आप इसे लिखे ना 1s तो गिनते जाइए कि s लिख दिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर लिखेंगे 2s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर लिखेंगे हम 2p यानी 2 2 4 6 10, अरे तो 10 हो गया, और यहाँ हमको भरना कितना है 6 तक ही, तो इसका मतलब हमारा इतने में ही काम हो जाएगा। अब बताइए s है तो कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर s है तो कितने इलेक्ट्रॉन 2, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, जिसमें हमने 4 को मतलब 4 को वितरित कर दिया, तो बचा कितना 2, तो p में हम कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2। अब देखिए 26 Fe। अब देखिए हम फिर से ऊर्जा के क्रम को हम लिखेंगे 1s यानी 2 2 4 6 4 10। देखिए हम क्या गिन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को गिन रहे हैं 10, फिर उसके बाद 2 12, फिर उसके बाद 12 6 18, 18 के बाद देखिए 3p के बाद क्या आता है 4s, 18 18 2 20, और 20 के बाद 3d यानी 20 10 30, यानी 30 हो गया। जबकि हमको भरना कहां तक है 26 तक, तो हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमने कितने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, तो 6 2 2 4 यानी 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, और 18 2 20। अब देखिए डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हम 20 तक भर दिए और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 26, तो यहाँ हम कितने भरेंगे 6। देखिए कुछ किताबों में यहाँ पहले 3d लिखते हैं और यहाँ 4s लिखते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसको बिना पूरा भरे यहाँ भर देते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें पहले 4s को लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है। देखिए यहाँ हम निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि 4s और 3d में किसकी ऊर्जा कम है। तो यहाँ देखिए n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, और l की वैल्यू कितना है 0, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3। वही भाई n l x से तुलना करने पर आप घबराइए नहीं, ये हमने आपको बताया था ना। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ देखिए n प्लस l की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ n प्लस l की वैल्यू कितनी आई 5। आप खुद बताइए 4 बड़ा कि 5 बड़ा, 5 बड़ा यानी किसकी ऊर्जा अधिक 3d। तो बताइए हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, तो भैया 4s में हम भरेंगे। अब देखिए तो वो प्रश्न है जो साधारण प्रश्न है। अब हम आपको बताते हैं कि अबाउ के सिद्धांत में अपवाद कौन कौन से हैं। तो फेमस अपवाद हम केवल यही पढ़ते हैं, क्रोमियम और कॉपर। एक का होता है 24 और एक का होता है 29। हम आज आपको एक और बताएंगे जो होता है 46। आपने यहाँ पे अपवाद पढ़ा होगा और 46 में महाअपवाद है। तो आइए इन तीनों का डिस्कस करके हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ आपको मैक्सिमम लोग Cr और Cu के बारे में बताते हैं, कम ही लोग आपको
46 पीडी के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अब देखिए हमको फिर वही ऊर्जा का क्रम लिखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब इसमें हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम भरेंगे 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 और 4 24 हम ऐसा लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ये गलत है। और इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। यही देखिए एक इलेक्ट्रॉन s का d में चला जाता है। ये क्यों जाता है इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आपके डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर में। यहाँ बस हम आपको इतना ही बता सकते हैं जो सब बताते हैं, अर्धपूरित के अनुसार यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। हम आपको ब्रीफ में बताएंगे कि ब्रह्मांड में सभी लोग यही चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें, और इसी चाहत में सीआर अपना एक इलेक्ट्रॉन एस का किसमें मतलब किसको दे देता है, डी को दे देता है। ये आपको हम अच्छे से समझाएंगे डी ब्लॉक में। अब देखिए ऐसे सेम ही होता है सीयू के साथ, उसका होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यहाँ भी 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18। यहाँ पर भी होना तो चाहिए 2 और 9, यानी ये, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। वही कारण है उसी चाहत में, जिस चाहत में इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, उसी चाहत में यानी स्टेबल होने के लिए एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और यहाँ हम कहते हैं पूर्णपूरित के नियम के अनुसार। अब देखिए जो यहाँ बात है ना वो कहीं नहीं है। तो देखिए जब हम 46 का लिखते हैं तो हम सोचते हैं 1s2 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 3d के बाद आपका क्या आएगा, 3d के बाद वहां देखिए आप कि 3d के बाद क्या आएगा। तो जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है कि 3d के बाद आएगा आपका 4p, और 4p के बाद आता है 5s, और 5s के बाद आता है आपका 4d। देखिए वही आप बाउ के नियम से जो हमने अभी आपको सांप सीढ़ी बना के दिखाया था, जो सांप सीढ़ी की तरह था, उसमें आप देखेंगे तो आपका यही क्रम आएगा। अब देखिए यहाँ हमें 46 तक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमने भरा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 10 30 30 6 36 36 के बाद 36 37 38 38 38 के बाद अभी हमको कहां तक भरना है, 46 38 39 40 41 42 43 44 45 46, अर्थात यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 8। यानी होना तो ये चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब क्या आप सोचेंगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, नहीं भैया, यहाँ ये तो पूरा सेम रहेगा, और यहाँ 5s हो जाता है 0 और d में हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी ये जो गलत है इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 5s0 4d 10। अब ऐसा क्यों होता है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। न हो तो आप पता करिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक आज यहीं पे खत्म होता है। अब अगली क्लास से हम आपको आवर्त सारणी चैप्टर पढ़ाएंगे, और विश्वास मानिए हम अभी तक आपको बस तैयार कर रहे थे कि आप जब चैप्टर पढ़ें तो आपको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्वांटम संख्याओं का ज्ञान रखते हैं तो पूरी आवर्त सारणी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।